और बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं फाइलम मोलस्का की। फाइलम मोलस्का में जो मास्टर कैरेक्टर है वो क्या है? तो इनका शरीर सॉफ्ट होता है, कोमल शरीर वाले होते हैं, और एक शेल आप देख रहे हैं। ये इन सभी में आप स्नेल लीजिए, घोंघा लीजिए, और आप शंख की तरह जो बाइवेल्विया का है, यूनियो है, पाइला है, इन सभी में देखिए आपको एक शेल दिख रहा है। तो शरीर कोमल होता है और एक शेल से कवर होता है। अब बात आगे आती है कि इनकी जो हैबिट और हैबिटेट कैसे होते हैं। तो हैबिट और हैबिटेट में टेरेस्ट्रियल भी ये होते हैं, मतलब ज़मीन में पाए जाते हैं, लैंड में पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं पाइला को, स्नेल को, जिसको आप सामान्य भाषा में घोंघा भी कहते हैं। और ये पानी में भी पाए जाते हैं। ऑक्टोपस है, सीपिया है, डोरिस है, प्लाशिया है, ये सभी के सभी पानी में रहते हैं। ठीक है, ये समंदर में भी पाए जाते हैं। उसके बाद आता है कि इनमें ये फ्री लिविंग होते हैं मोस्टली, और साथ ही साथ अगर हम इनकी सिमेट्री देखें तो इनकी सिमेट्री सामान्यतः अधिकांश जो मोलस्क हैं वो बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। जर्मिनल लेयर तीनों होते हैं, सीलोम ट्रू सीलोम होता है, मेसोडर्म से एक की लाइनिंग होती है कैविटी में। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन एक खास बात आप याद रखेंगे कि इन जंतुओं में सेगमेंटेशन नहीं होता। पर इन जंतुओं में जो सेगमेंटेशन नहीं होता जब हम कहते हैं, तो एक अपवाद है जो है नियोपाइलिना। आप देख सकते हैं नियोपाइलिना, इनमें सेगमेंटेड बॉडी दिख रही है, इनका शरीर सेगमेंटेड है। तो नियोपाइलिना इनका अपवाद है, जो कि मोनोप्लैकोफोरा क्लास का सदस्य है। इनमें सेगमेंटेशन होता है, अलावा नियोपाइलिना के किसी में भी सेगमेंटेशन नहीं होता। फिर आगे आइए कि इनका जो शरीर होता है उसकी कुछ विशेष संरचना, यदि हम उसका बॉडी फॉर्म देखें तो कैसा होता है, शेल से कवर होता है। और इनमें एक अलग तरह की बॉडी कैविटी भी होती है जिसको हम मेंटल कहते हैं। आप देख रहे हैं एक हाइपोथेटिकल फॉर्म जो है बॉडी का, जो शरीर का एक हाइपोथेटिकल फॉर्मेट यहाँ पर दिख रहा है। आप देखिए किस तरह से इसमें एक विसरल हम्प दिख रहा है, मेंटल कैविटी दिख रही है, विसरल हम्प दिख रहा है, और साथ ही साथ इसमें देखिए फुट दिख रहा है, उठा हुआ जो शरीर ऊपर दिख रहा है। और मेंटल कैविटी के नीचे आप देख रहे हैं तो गट दिख रही है आपको, इसका आहार नली दिख रहा है जिसमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट हैं। ये टिनिडिया भी आपको दिख रहा है। टिनिडिया मतलब इसमें सिंगल फेदर लाइक गिल है जिसको हम टिनिडिया कहते हैं, और जिसके द्वारा ये श्वसन करते हैं। तो इनका आहार तंत्र जो होता है ये पूरा होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब बात आती है इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन होता है, खुला तंत्र होता है, सर्कुलेटरी या परिवहन तंत्र। लेकिन एक अपवाद इसमें भी है कि इनमें जो सिफेलोपोड्स होते हैं, मतलब जो ऑक्टोपस वाला जो क्लास है, जिनमें कि ऑक्टोपस है, सीपिया है, लोलिगो है, इन सभी में सिफेलोपोड्स में, बच्चों सिफेलोपोड्स का अर्थ मैं बताना चाहूँगी आपको। सिफेलो का मतलब होता है हेड और पोड्स का मतलब होता है पैर। तो ऐसे जंतु जिनमें ठीक सर के नीचे पैर है, आप देखिए ऑक्टोपस का आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है, ये सिर हुआ और ये पैर हुए। तो ये जो ऑक्टोपस दिख रहा है, सिर के से जुड़े हुए पैर होते हैं, इनको हम सिफेलोपोड्स कहते हैं। और इनमें जो परिवहन तंत्र है वो क्लोज होता है, वो बंद तरह का होता है। लेकिन चाहे परिवहन तंत्र ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो, इन दोनों में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो पाया जाता है। याद रखेंगे बच्चों, एनिलिड्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन था, ऑर्थ्रोपोड में एब्सेंट था, और मोलस्का में फिर से एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसको हम हीमोसाइनिन कहते हैं। एक्सक्रीशन इसमें विशेष तरह से होता है, जिससे एक्सक्रीशन के लिए या उत्सर्जन जो अंग होते हैं वो हैं केबर्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बुजेनस। कुछ जंतुओं में एक्सक्रीशन किडनी शेप के अंगों के द्वारा, जिसको हम किडनी ही कहते हैं, उसके द्वारा भी होता है। तो मतलब किडनी, केबर्स ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ बुजेनस, ये तीन अंग हैं जो कि एक्सक्रीशन में इनको मदद करते हैं। इनका जो सेंसरी सिस्टम होता है
उसमें ऑस्फ्रेडियम एक अंग है, उसमें एक ऑस्फ्रेडियम रचना है आप देख रहे हैं, और इसका काम होता है केमिकल नेचर ऑफ सराउंडिंग्स को लोकेट करना। रासायनिक जो स्वभाव होता है आसपास का, ये उसको लोकेट करते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करके जंतु को देते हैं। रिप्रोडक्शन में देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये डायोशियस और मोनोशियस दोनों हो सकते हैं। डायोशियस का एग्जाम्पल है पाइला या स्नेल जिसको हम कहते हैं। इसमें एक खास बात और होती है, इनमें टॉर्शन होता है, मतलब माउथ और एनस दोनों एक ही सरफेस पे आ जाते हैं, इसको हम कहते हैं टॉर्शन, और ये बहुत ही विशेष तरह की प्रक्रिया है। अब मोनोशियस की बात अगर हम करें, डायोशियस मतलब मेल फीमेल सेपरेट, मोनोशियस माने मेल फीमेल एक में ही होंगे। तो मोनोशियस डोरिस इसका एग्जाम्पल है, और फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, डेवलपमेंट अप्रत्यक्ष होता है, और लार्वा जो है वो ट्रोकोफोर लार्वा है। तो बच्चों, ट्रोकोफोर लार्वा आपने एनिलिडा में भी देखा था, और ट्रोकोफोर लार्वा ये मोलस्का में भी पाया जाता है। ट्रोकोफोर लार्वा आप देख रहे हैं किस तरह से फ्री स्विमिंग लार्वा है और किस तरह से ये चल रहा है, ये है ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, और आती है बात इनके आर्थिक महत्व की या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो मोतियों की चर्चा हमने शुरुआत में ही की थी। मोतियों की चर्चा मतलब मोती बनते हैं, इन फाइलम के जंतुओं में मोती बनाने का गुण है, और वो है पर्ल ऑयस्टर। ऑयस्टर आप देख रहे हैं जिनमें मोती बनते हैं, किस तरह से खूबसूरत मोतियां निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन ये खूबसूरत मोतियां आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये इस जंतु के उत्सर्जन तंत्र से निकलती हैं। ये इनके लिए बेकार का पदार्थ है। कैसे बनता है आप देखो, ये जंतु है, ये ऑयस्टर है, ऑयस्टर बाइवेल्विया है, मतलब इसके दो वॉल्व हैं। आप देखो दो वॉल्व यहाँ पर खुले हुए दिख रहे हैं। कभी उनमें जो इनकी मेंटल कैविटी में कोई रेत का पार्टिकल या कोई फॉरेन पार्टिकल फंस जाता है, तो वो इनको इरिटेशन मतलब इनको डिस्टर्ब करता है, इनको चिड़चिड़ाहट होती है। अब उस डिस्टर्बेंस को हटाने के लिए आप देखो यहाँ पर एक नैक्रे लेयर दिख रही है। ये जो नैक्रे सिक्रेटिंग सेल्स हैं, ये नैक्रे उस फॉरेन पार्टिकल के ऊपर किस तरह से सिक्रेट हो रही हैं, और सिक्रेट होकर ये उसको घेर रही हैं। धीरे धीरे ये उस लेयर से नीचे डिटैच हो जाती हैं, और आप देख रहे हैं कि मोती वहाँ पर नीचे बना हुआ है। जब पूरी तरह से ये डिटैच हो जाती हैं, नैक्रे लेयर उसके ऊपर जम जाता है, मोती बन जाता है, और वो मोती फिर एक्सक्रीट हो जाता है इजेशन के द्वारा, फिर वो बाहर चला जाता है। मतलब इस तरह से वो उसको क्या करती हैं कि ये जो जंतु हैं, ये उसके ऊपर में, मोती के ऊपर में ये नैक्रे सेल्स जो हैं, नैक्रे सिक्रेटिंग सेल्स जो हैं, नैक्रे चढ़ाती रहती हैं, और फिर वो धीरे धीरे मोती बनता रहता है। तो ये मोती को अगर आप केमिकली देखोगे तो ये कुछ भी नहीं है बल्कि कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन ये है एक वैल्यूएबल जेम, और हम सब इसकी कदर करते हैं। तो आपने देखा किस तरह से ऑयस्टर के बीच में, बाइवेल्विया क्लास के समूह के इस सदस्य के बीच में किस तरह से मोती का निर्माण हुआ, और इसको हम आर्टिफिशियली, क्योंकि अब तो ये उद्योग हो गया, एक व्यवसाय हो गया है, तो पर्ल इंडस्ट्री में हम इनको आर्टिफिशियली भी यहाँ पर कल्चर करते हैं। लेकिन सबसे पहली दफ़ा जापान के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इसको कल्चर किया था, और इसलिए उनको फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री कहा जाता है, और वो हैं कोकीचो मिकीमोटो। कोकीचो मिकीमोटो ने सबसे पहले पर्ल इंडस्ट्री में पर्ल को आर्टिफिशियली कल्चर किया था, कृत्रिम रूप से मोतियों का संवर्धन किया था, और इस तरह से एक बड़ा योगदान उन्होंने दिया पर्ल इंडस्ट्री में या मोती उद्योग या व्यवसाय में। बच्चों, अब आते हैं हम इसके वर्गीकरण में। तो वर्गीकरण में देखिए, ये मोनोप्लेकोफोरा क्लास में नियोपाइलिना को समाहित करते हैं, जिनमें सेगमेंटेड बॉडी होती है। पॉलीप्लेकोफोरा में ये काइटॉन को समाहित करते हैं। स्कैपोफोरा में आप देखिए कि ये डेंटेलियम या एलिफेंट टस्क, जिसको टस्क शेल भी कहते हैं, डेंटेलियम, देखिए हाथी की दांत की तरह डेंटेलियम का शेप दिख रहा है, इसलिए इसको डेंटेलियम कहते हैं। और फिर आता है गैस्ट्रोपोडा, जिसमें आपको स्नेल्स दिख रहे हैं। पहला है जिसको हम कहते हैं बाइवेल्विया, मतलब बाई वॉल्व, मतलब दो वॉल्व के बीच में इनकी संरचना दिख रही है। अभी अभी हमने देखा ऑयस्टर इसका एग्जाम्पल है, यूनियो इसका एग्जाम्पल है। सिफेलोपोडा, ऑक्टोपस, सीपिया, लोलिगो, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। आप देख सकते हैं कि सिफेलो मने हेड और पोडा मने लेग्स, तो लेग्स कनेक्टेड टू हेड डायरेक्टली, उसको हम सिफेलोपोडा कहते हैं। और इनकी खास बात यह है कि इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो यहाँ पर फाइलम मोलस्का का समापन होता है।